हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट प्राइम पे। आज लेक्चर का दूसरा दिन है। क्लास 10th के फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन पाठ पे हमने कल डिस्कस किया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज कुछ आगे कुछ टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, चैनल पसंद आ रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे बहुत से लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। पिछले लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रकाश के बारे में। हमने प्रकाश के बारे में कुछ बताया था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से हमें क्या लाभ है, इस बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था और प्रकाश के बारे में भी आपको कुछ नियम बताए थे। आज उसके आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। टॉपिक हमारा यही है कि प्रकाश का परावर्तन, लेसन प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। पहले हम लोग परावर्तन पढ़ेंगे, इसके बाद अपवर्तन पढ़ेंगे। तो आइए देखिए परावर्तन क्या होता है। तो ये फिगर बनाया गया है, यही है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हमने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि परावर्तन जो होता है वो किसी चिकने तल से जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, उसको पार नहीं कर पाती या उसमें समाहित नहीं होती, वापस लौट जाती हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। यदि आपका तल जो जिस पे प्रकाश पड़ रहा है वो तल यदि चिकना है तो अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें लौटेंगी, और यदि वो खुरदुरा है, चिकना नहीं है, चमकीला नहीं है, तो उस पे प्रकाश की किरणें पड़कर कुछ अवशोषित हो जाएंगे और कुछ ही किरणें वापस लौटें। आइए देखिए परावर्तन कैसे होता है। मान लीजिए कि ये आपका समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में आप नीचे पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए, और देखिए प्रकाश की किरण आ रही है और इस तल से पड़कर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन होता कैसा है। परावर्तन के लिए आप एक किरण देखेंगे कि जो प्रकाश से आ रही है एक बिंदु पर पड़ती है। इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण पड़ रही है। इसके बाद प्रकाश का किरण परावर्तित होती है और वापस लौट जाती है उसी माध्यम में। इसमें एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब कैसे खींचा जाएगा? अभिलंब जो होता है वो जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, समतल के जिस बिंदु पर पड़ रही है, वहां से इस समतल के इस तल के लंबवत एक किरण खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। इसी को अभिलंब कहते हैं। तो आप लोगों को इतनी जानकारी हुई कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित, मतलब जो आने वाली किरण है उसे आपतित किरण और जो वापस जा रही है उसे क्या कहोगे? परावर्तित किरण। और इस आपतन बिंदु पर जिस बिंदु से टकरा रही है इस पे आप एक अभिलंब डालोगे, एक लंब डालोगे, जिसे अभिलंब कहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे दो कोण बनता है, एक आपतन और एक परावर्तन कोण। आपतन कोण कैसे बनेगा? देखिएगा कि आपतित किरण जो आने वाली किरण है उसके और ये जो अभिलंब आप खींचे हैं इसके बीच जो कोण बनेगा, आई कोण, ये आई कोण जो बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं, क्योंकि ये आने वाली और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसलिए आपतन कोण और आई से व्यक्त करेंगे। इसके बाद आता है परावर्तन कोण। आपको जानकारी हो गई होगी कि परावर्तित किरण जो होगी उसके और अभिलंब के बीच में क्या बनेगा? परावर्तन कोण बनेगा, जिसे आर से व्यक्त करेंगे। इसे रिफ्लेक्शन कोण कहते हैं। तो आई हुआ आपतन कोण और आर हुआ परावर्तन कोण। तो इतनी जानकारियां थी इस परावर्तन के नियम में। ऐसे होता है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और जानेंगे। आइए देखिए, इसके आगे हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें हम लोगों को क्या जानना है? प्रकाश के परावर्तन के नियम में देखिए, क्या जो है एक समतल पे जब किरणें पड़ती हैं प्रकाश की तो यहाँ से जा सकती हैं कि यहाँ से जाएंगी कि यहाँ से जाएंगी, मतलब कि क्या इसका कुछ नियम भी है परावर्तन का? हाँ, नियम है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे अभिलंब पे पड़ के कहीं से भी जाए, ऐसा नहीं है। प्रकाश के परावर्तन का कुछ नियम भी है। तो इसके जो है दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम आइए देखिए, पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि जो आपतन कोण है, आने वाली किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है, ये कोण आई जो है
ये बराबर होगा कोण आर के, ये हमेशा बराबर होगा कोण आई और कोण आर के। परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण बराबर होगा आर कोण के परावर्तन कोण के, ठीक है। और इसके बाद इसमें दूसरा नियम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, हर बार पूछा जाता है पेपर में, आप लोग इसको याद रखिएगा। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, और दूसरा नियम कहता है कि, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें है कुछ समझने लायक, आप समझिएगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाली किरण अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्योंकि भाई आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, क्योंकि आप अभिलंब यहां भी तो डाल सकते हो, लेकिन इसको नहीं लेना है आपको, इस अभिलंब को नहीं लेना है, आपको लेना है जो आपतन बिंदु पर डाला गया है। तो आप दूसरा नियम बताएंगे परावर्तन का कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अब एक ही तल में कैसे होते हैं, इसका मतलब समझिए। आइए देखिए, मान लीजिए कि ये रही, ये मान लीजिए कि आपतित किरण हुई, ये हुआ आपका अभिलंब और ये हुई परावर्तित किरण। ये कोण जो आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनेगा, ये कोण बनेगा आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये तो आपको पता है। आइए देखिए एक ही तल में कैसे होंगे, एक ही तल में होंगे कि ये आपतित किरण आई, ये अभिलंब हुआ और ये परावर्तित हुई, तो आप एक सरफेस, एक प्लेन लगाएंगे, एक पेपर लगाएंगे, तो ये तीनों उसी पेपर पे आ जाएंगे, चाहे आप इधर से लगाएं चाहे आप इधर से लगाएं। तो यही हुआ एक सरफेस में होने का इनका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब का। अब ये तल में ना होंगी तो कैसे जाएंगी, जैसे आपकी आपतित हुई और ये अभिलंब हुआ, मान लो कि परावर्तित किरण ऐसे भी तो जा सकती है, तब भी तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा नियम कहता है कि हमेशा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होंगे और कोण भी बराबर होंगे इसके पहले नियम से, ठीक है। तो ये किरणें बाधित है नियम द्वारा, ये कहीं इधर उधर नहीं जा सकती हैं, ठीक। आइए आगे देखिए, तो ये हुआ दोनों नियम आपका परावर्तन का। आशा करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए इसके आगे का टॉपिक, आगे है गोलीय दर्पण। अब आपका प्रकाश का परावर्तन जो समतल दर्पण से था वो खत्म हुआ, समतल दर्पण से इतनी जानकारियां थी। गोलीय दर्पण में देखिए क्या क्या चीजें हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जो होता है वो बनता कैसे है, पहले इसको समझिए। गोलीय दर्पण में होता क्या है कि एक गोला होता है, एक गोला, गोला और वृत्त में आप अंतर समझिएगा। आपको पता ही होगा कि गोला और वृत्त क्या चीज होते हैं। वृत्त मतलब एक चूड़ी आकार का होता है, चूड़ी जानते हैं ना, वही चूड़ी आकार का होता है एक, और सर्कल ये जो हुआ, और जो गोला होता है वो एक आप फुटबॉल गेंद या आप एक क्रिकेट की गेंद की कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक फुटबॉल की गेंद है या क्रिकेट की गेंद है, तो ये हुआ आपका गोला। तो जो दर्पण बनेगा वो उसी गेंद से, गेंद के टाइप के कांच से बनेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका गोला, मान लीजिए एक गोला है, तो गोलीय दर्पण इसी से बनेगा। आप एक फूटी हुई गेंद की कल्पना करिए, वो किस आकार में होती है, लगभग एक कटोरी के आकार में होती है। तो उसका अगर वो पारदर्शी कांच की बनी है तो उसका एक तल आप पॉलिश कर सकते हैं, चाहे ऊपरी तल चाहे अंदर का तल। तो मान लीजिए कि ये आपकी फूटी हुई गेंद है कांच की, अब ये किस आकार में होगी, कुछ ऐसे। तो आप दो टुकड़ा ले लिए, एक ये ले लिए और एक ये ले लिए। इसमें आप दो तरह से दर्पण बना सकते हैं, एक तो इसका उभरा हुआ तल जो है पॉलिश कर दीजिए और एक इसका दबा हुआ तल पॉलिश कर दीजिए। जब आप उभरा हुआ तल पॉलिश करेंगे तो प्रकाश की किरणें इधर से आएंगी, क्योंकि जिधर पॉलिश हो गई उधर तो किरण का कोई महत्व है नहीं, जिधर पॉलिश नहीं है उधर किरण आएगी और परावर्तित हो जाएगी। और जिसमें आप दबे हुए तल से पॉलिश किए हैं उसमें किरण आएगी किधर से, उभरे हुए तल से, और परावर्तित हो जाएगी। तो जो गोलीय दर्पण हुआ वो यही है, ठीक है। तो ये चूड़ी के आकार का नहीं है, ये एक कटोरी के आकार का है, और इसमें अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ पॉलिश है, अंदर से परावर्तन है, और इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है और ऊपर से परावर्तन है। तो दोनों दर्पणों का नाम क्या हुआ, ये जो गोलीय दर्पण है,
तो ये दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो ये पहला है और ये दूसरा। तो पहला दर्पण जो है आपका, जिसमें उभरे हुए तल पे पॉलिश है और अंदर से परावर्तन हो रहा है दबे हुए तल से, ये दर्पण, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है। इसके बाद आपका आता है उत्तल दर्पण, दूसरा है, जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये हुआ आपका उत्तल दर्पण और ये हुआ अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की परिभाषा देखिए। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, आप प्रकाश की किरणों से परिभाषा देंगे अवतल दर्पण की, ठीक है, कि अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणों का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। आपको सिर्फ देखना है प्रकाश की किरणों का परावर्तन कहां से हो रहा है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश के किरणों का परावर्तन कहां से होता है? दबे हुए, अवतल, अवतल मतलब दबे हुए तल से, ठीक है। अवतल दर्पण की परिभाषा हो गई। उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या देंगे कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणों का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इसका उत्तल दर्पण जो है उभरे हुए तल से, उभरे हुए तल से बताता है, ठीक। तो उभरे हुए तल से जब प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है तो आप कहेंगे उत्तल दर्पण, जब दबे हुए तल से हो रहा है तो आप कहेंगे अवतल दर्पण। आगे देखिए, अब गोलीय दर्पण में दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। अब इसके बाद आता है उत्तल और अवतल से संबंधित काफी सारी परिभाषाएं हैं। ये हेडिंग देखिए, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप दोनों दर्पण बना लीजिए। ये हुआ आपका अवतल दर्पण, तो ये हुआ आपका अवतल दर्पण जिसमें दबे हुए तल से परावर्तन हो रहा है, ये उभरे हुए से उत्तल दर्पण हुआ। अब परिभाषा में पहली नंबर की परिभाषा आप देखिएगा, ध्रुव। पहले नंबर की परिभाषा आप देखिएगा कि ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव जो होता है वो दोनों दर्पणों के लिए समान होता है। दोनों दर्पणों में, उत्तल और अवतल में ध्रुव की आप परिभाषा देंगे कि दर्पण में, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, ठीक। इसके मध्य बिंदु को भी P से व्यक्त करेंगे। तो यह हुआ आपका ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल, तल क्या चीज है? ये मान लो दर्पण है, तो जहां से, जिस तल से, ये जो तल है, यहां से जो परावर्तन हो रहा है, इसे ही आप कहेंगे परावर्तक तल। इसके मध्य बिंदु को आप क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जो एकदम मिड पॉइंट होगा। आपको ये सीधी दूरी नहीं नापनी है, सीधी दूरी नाप के इसका मध्य बिंदु नहीं निकालना है, ये गलत है। आप सही क्या है इसमें? सही ये है कि ये जो परावर्तक तल है, इसकी दूरी नाप के मध्य बिंदु जो होगा वो P होगा। तो दोनों दर्पणों के लिए P की परिभाषा समान हुई। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरे नंबर की परिभाषा आपकी आती है। इससे पहले आप एक परिभाषा और देख लीजिए। दर्पण की परिभाषा हमने नहीं बताया कि दर्पण की परिभाषा क्या होती है। दर्पण जो होता है वह एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। आपको हमने बताया था, परिभाषा नहीं बताया था, कि दर्पण जो होता है वह एक खोखले गोले का, ठीक है, गेंद का, गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ पॉलिश किया गया हो। एक ही पृष्ठ पॉलिश होना चाहिए, वो चाहे उभरा हुआ चाहे दबा हुआ, ठीक है। आगे देखिए वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र की आप परिभाषा देंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा समझिएगा कि मान लो ये एक गोला है और इस गोले से काट के एक दर्पण बनाया गया है। तो जब ये गोला रहा होगा तब इसका कुछ केंद्र रहा होगा, केंद्र जिसे C कहते हैं या O भी कहते हैं वृत्त में, ठीक है। तो गोले में है, अभी C इसमें होगा, तो गोले का ये केंद्र होता है। तो केंद्र से इसकी जो परिधि की दूरी होती है इसे त्रिज्या कहते हैं R, और इस तरफ भी ये R समान होता है। तो अगर मान लो आपने ये गोला काट के यहाँ से निकाल लिया और दर्पण बना दिया, तो ये जो दर्पण बन गया, मान लो इसी गोले से ये दर्पण बना है, तो जो केंद्र जितनी दूरी पे था अब भी यहाँ से केंद्र उतनी ही दूरी पे रहेगा। इसे C से व्यक्त करेंगे और इसकी दूरी को आप क्या कहेंगे? R कहेंगे। क्या कहेंगे? R। यही होती है ऐसी वक्रता त्रिज्या। इसकी आप परिभाषा देंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है
उस गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र के बाद तीसरा नंबर आता है वक्रता त्रिज्या का। वक्रता त्रिज्या, तो आपको यहां से स्पष्ट होगा वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या आप सब जानते हैं, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी, लेकिन यहां तो परिधि है नहीं, तो आप कहेंगे कि दर्पण में वक्रता केंद्र से लेकर P बिंदु मतलब ध्रुव, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे R से व्यक्त करते हैं। ये रही आपकी वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। इसके बाद द्वारक की परिभाषा होती है कि दर्पण का जो परावर्तक तल है इसके व्यास को द्वारक कहते हैं। तो परावर्तक तल यही हुआ, यही दर्पण हुआ। इसका व्यास आप जानते हैं सीधी दूरी ली जाती है, तो आप ऐसे सीधे नापेंगे। तो ये जो द्वारक हुआ, द्वार मतलब आप समझते हैं ना, जहां से कोई एंट्री करता है। तो दर्पण में प्रकाश कहां से एंट्री करेगा? यहां से लेके यहां के बीच, तो यही इसका द्वारक हुआ कि दर्पण के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो आपका द्वारक। आइए देखिए मुख्य फोकस की परिभाषा। 5वां नंबर मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा देंगे कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए कि ये हुआ आपका दर्पण, इसमें जो समांतर किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर इसको काट देंगी वही होता है एफ। यहाँ इसका सी रहेगा और इसके बाद इधर पॉलिश रहेगा इस पे। और मान लो कि ये दर्पण है आपका, अंदर पॉलिश है, तो ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो यहाँ से नीचे परावर्तित ना होकर ये ऊपर लौट जाती हैं, और जो सामने से देखता है, यहाँ से जो व्यक्ति देखेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है इधर से ना आकर यहाँ पीछे से आ रही है। तो जिस बिंदु पर ये काटती हुई प्रतीत आभास होंगी, इसको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे काट रही है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसका मुख्य फोकस आभासी होता है, इसका वास्तविक होता है। ठीक है, तो ये दर्पण है आपका अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, क्योंकि उभरे हुए तल से परावर्तन हो रहा है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस आभासी हुआ, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस क्या हुआ? वास्तविक हुआ। तो 6वां नंबर फोकस दूरी। फोकस दूरी नाम से ही पता है कि दूरी होगी, जैसे आपकी त्रिज्या थी वो भी दूरी थी एक, वैसे फोकस दूरी हुई। फोकस दूरी आप कहाँ से लेंगे? P से लेकर, ठीक है, P से लेकर, ध्रुव से लेकर F, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। अब देखिए 7वें नंबर पे परिभाषा आपकी आती है फोकस तल की। क्या आती है? फोकस तल। तो फोकस तल की आप परिभाषा देंगे, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस जहां पे मुख्य फोकस आपका है वहां मुख्य फोकस से इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक आप रेखा खींच दीजिए। मुख्य फोकस से इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए, इसी को कहते हैं फोकस तल। फोकस तल, ठीक है, यह हुई आपकी फोकस तल। इसके बाद 8वें नंबर पे परिभाषा आपकी आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की परिभाषा आप देखिए आप कि केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी दर्पण में केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, तो ये रही आपकी 8 परिभाषाएं, जिसमें से कम 2 परिभाषा या 3 परिभाषा पेपर में जरूर आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रकाश की किरणें चलती कैसे हैं,
क्या एफ से ही जाएंगी या कहीं और से जाएंगी, और कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चाएं करेंगे अगले लेक्चर में। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हाँ, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सब लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। जय हिंद।